आज का जो टॉपिक है वो जॉन मिल्टन का है। और जिस पर्पज से हम लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, तो हमें पता है कि जॉन मिल्टन केवल टीजीटी में है, पीजीटी में नहीं है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस पीजीटी जॉन मिल्टन से रिलेटेड और उनके एज से रिलेटेड पूछा जाता है। पहले मैं मिल्टन को कवर कराऊंगा, फिर मिल्टन को कवर कराने के बाद उनके एज को मैं लूंगा, एमसीक्यू फॉर्म में भी लूंगा और साथ ही साथ और भी चीजों को मैं कवर कराऊंगा। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वी आर रनिंग दिस क्लास अंडर द बैनर ऑफ जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी इलाहाबाद एंड कानपुर चैप्टर। और इट्स माय मोबाइल नंबर। क्लास आपका टीजीटी पीजीटी है, टॉपिक आपका जॉन मिल्टन है। पहले जॉन मिल्टन का पर्सनल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप क्या करिए, कवर करिए। फुल नेम क्या है? जॉन मिल्टन है। जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1608 को। ये क्वेश्चन पूछा गया, विद डेट पूछा गया, इसलिए 9 दिसंबर आपको ध्यान में रखना है। कहाँ जन्म हुआ है? लंदन में हुआ है। डेथ कब हुआ? 8 नवंबर 1674 को। अगर डेट में आप कंफ्यूजन होगा तो एक ही तरीका ध्यान में रखने के लिए है कि दिसंबर में उनका जन्म हुआ है, महीने का साल का लास्ट, अगर आप ये ध्यान में रखेंगे, साल का जो सबसे लास्ट मंथ है उसमें उनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 9 दिसंबर को। और साल के लास्ट से पहले पहले मतलब साल के लास्ट में जन्म हुआ, लेकिन साल के लास्ट से एक महीना पहले नवंबर में उनका डेथ हुआ है। डेट आपको बहुत आराम से क्लियर रहेगा। अगर आपको ये याद है 9 दिसंबर को जन्म हुआ तो एक दिन घटा देना, 8 नवंबर को उनका डेथ हुआ है। ये चीज, ये मेरी अपनी ट्रिक है, जरूर नहीं हो सकता इससे बेहतर आपके पास ट्रिक हो और आपको याद हो जाए। बट याद करना इनकी डेट जरूरी है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो दे गिव यू मेनी आंसर ऑप्शन। उस ऑप्शन में कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 दिसंबर को जन्म हुआ या 9 नवंबर को जन्म हुआ। तो जन्म 9 दिसंबर आपका 1608 लंदन में, डेथ 8 नवंबर 1674 को। एजुकेशन कहाँ से हुआ? सेंट पॉल स्कूल से हुआ है, क्राइस्ट कॉलेज से हुआ है, कैम्ब्रिज से हुआ है। 1629 में बीए उन्होंने किया, 1632 में उन्होंने एमए किया हुआ है। बहुत ही ब्रीफ में मैं लेकर के चल रहा हूँ। ब्रीफ का मतलब कि जो पॉइंट वाइज नोट्स मैंने बनाए काफी कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटे में बहुत कुछ आपको कवर करने को मिल जाएगा। उनका एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल में हुआ है, क्रिस्ट कॉलेज में हुआ है, कैम्ब्रिज में हुआ है, बीए 1629 में हुआ, एमए 1632 में हुआ। कॉलेज का निक नेम क्या है? द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। कॉलेज का निक नेम क्या था? द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज के, क्रिस्ट कॉलेज से पूरा उनका नाम। कॉलेज निकनेम द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज ड्यू टू हिज फेयर, और उनको इसका टाइटल भी दिया गया। कॉलेज में इनका निकनेम था द लेडी ऑफ क्रिस्ट। किसका? जॉन मिल्टन का। ऐसा क्यों किया गया? उनके फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से और उनके डेलिकेट फीचर्स की वजह से। उनका जो नेचर था बहुत ही डेलिकेट था, और जो उनका कलर था जो है फेयर कॉम्प्लेक्शन कलर था। दिस इज वाई उनको कॉलेज में एक निक नेम दिया गया, द लेडी ऑफ क्रिस्ट जो है। मैं फिर से बता दूं, 9 दिसंबर 1608 को लंदन में जन्म, 8 नवंबर 1674 को उनका डेथ। एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, क्रिस्ट कॉलेज से। कैम्ब्रिज से उन्होंने क्या किया? यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज रहा है। बीए उन्होंने 1629 में किया, एमए उन्होंने 1632 में किया। कॉलेज में निक नेम उनका लेडी ऑफ क्रिस्ट था। और क्यों ऐसा रखा गया? ड्यू टू हिज फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड डेलिकेट फीचर। लैंग्वेज वो कौन कौन से जानते हैं? लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन एंड ओल्ड इंग्लिश। ये सब चीजें अपनी जगह रहा, वो इसी चीजों को जानते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा, पॉलिटिकल रोल क्या था? सर्व एज अ सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग, इसका पूछा जा चुका है। उन्होंने क्या किया? सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग अंडर ओलिवर क्रामवेल। जब ओलिवर क्रामवेल की सरकार बनी थी तो उनको जो है लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था, फॉरेन टंग का, विदेशी भाषा का उनको सेक्रेटरी बनाया गया था। तो सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग अंडर ओलिवर क्रामवेल। ओलिवर क्रामवेल के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें लैटिन सेक्रेटरी जो बने थे 1649 में, यही थे जो है। और ओलिवर क्रामवेल की सरकार को क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। ये 1649 से लेकर 1660 तक था। ओलिवर क्रामवेल 1658 तक थे। उसके बाद किसका समय आता है? रिचर्ड क्रामवेल का आता है। मिल्टन बीच में ही ब्लाइंडनेस उन्हें उनको घेर लिया था। 1652 ईस्वी में 44 साल की उम्र में वो जो है क्या हुए? वो अंधे हो गए। ये उनका बायोग्राफिकल लाइफ रहा है।
एक और पार्ट को हमें कवर करना पड़ेगा बायोग्राफिकल, जो मैं दूसरे हिस्से के लिए रखा हुआ हूँ। वो उनका बायोग्राफिकल, उनका फैमिली मेंबर्स, उनकी पर्सनल लाइफ, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी वाइफ्स और उनके बच्चों को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन ये जितना आपने इसमें पढ़ा है, कम से कम इसमें 3 या 4 क्वेश्चन किसी न किसी रूप में बनता है। इसलिए आप एक-एक पॉइंट को लीजिएगा। और क्या की एग्जामिनेबल वर्क्स और पब्लिकेशन क्या-क्या उनका था? उनका एक पोयम है एल एलिग्रो, जो 1631 में पब्लिश हुई है। ये लिरिक पोयम है इटालियन, इसका मतलब होता है द हैप्पी मैन जो सेलिब्रेट्स जॉयफुल लाइफ। एल एलिग्रो एक पोयम है जो 1631 में पब्लिश हुआ है। यह लिरिक पोयम है इटालियन फॉर द हैप्पी मैन दैट सेलिब्रेट जॉयफुल लाइफ। दूसरा उनका पोयम है आई एल पेंसिरोजो, जो 1631 में आया है। यह लिरिक पोयम है इटालियन, जो द थॉटफुल मैन को बताता है, सेलिब्रेट्स कंटेम्पलेटिव लाइफ। कंटेम्पलेटिव लाइफ को लेकर के बात करता है। कंटेम्पलेटिव लाइफ कौन सा होता है? वह लाइफ जो थोड़ा सा, जो आप कह सकते हैं, पेंसिव मूड है, जिसमें पोएट सीरियस है, ऑल दीज थिंग। तो एल एलिग्रो 1631 में आया, लिरिक पोयम है, और किसमें है? लैटिन लैंग्वेज, इटालियन फॉर्म है, मतलब उसमें रहा है। आईएल पेंसिलोजो कब आया? 1631 में आया। यह भी लिरिक पोयम है इटालियन फॉर द थॉटफुल मैन। और ये दोनों टाइटल लैटिन में है। उसका इंग्लिश इंग्लिश में मीनिंग क्या है? एल एलिग्रो का मीनिंग है द हैप्पी मैन। आईएल पेंसिलोजो का जो मीनिंग है द थॉटफुल मैन। इस तरह का चीजें रहा है। और जो चीज आपको ध्यान में रखना है, एल एलिग्रो की शुरुआत राइजिंग ऑफ द सन से होती है। आईएल पेंसिलोसो की जो शुरुआत होती है सेटिंग ऑफ द सन से होती है। ये भी पूछा जा चुका है। फिर एक उनका मास्क था जिसका नाम कामस है, जो 1634 में आया। उसके उनके मास्क का क्या नाम है? कामस है, जो 1634 में आया। मास्क डिफेंस टेम्परेंस एंड चैस्टिटी को लेकर के, जिसमें क्या बात की गई? डिफेंस टेम्परेंस और चैस्टिटी को डिफेंड करके दिखाया गया। यह एक मास्क है। कामस एक मास्क है जो 1634 में आया, जिसमें डिफेंस टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। लिसिडास उनका 1637 में आया, जो पेस्टरल एलिजी है, या उनके दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा गया है। वन ऑफ द ग्रेट एलिजीज इन इंग्लिश लिटरेचर। एक उन्होंने पैम्फलेट लिखा था ऑफ एजुकेशन, 1644 में लिखा था, जो ट्रीटीज है मिल्टन्स व्यूज, जो एजुकेशनल सिस्टम या एजुकेशन के रिफॉर्म को लेकर के। ये भी पूछा जा चुका। ऑफ एजुकेशन एक पैम्फलेट है, प्रोज वर्क है, जो 1644 में आया। उनका एक बहुत फेमस प्रोज वर्क है एरियोपैजिटिका, जो 1644 में आया। यह भी पैम्फलेट की शक्ल में रहा है। और दिस थिंग्स वी फाइंड इंपॉर्टेंट क्या? 1617 डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच। इसमें उन्होंने किसको लेकर के बात की है? फ्री स्पीच के डिफेंस को लेकर के बात की है। डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच एंड प्रेस के फ्रीडम को, मतलब प्रेस में जो सेंसरशिप किया गया था उसके, उसमें अगेंस्ट में। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में आया, जिसमें पॉलिटिकल ट्रैक्ट आर्ग्यूड पीपल हैव राइट टू डिपोज टिरान्स, सपोर्ट्स चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन को लेकर उन्होंने बात किया। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1650 में आया, जो पॉलिटिकल ट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने कहा 1649 में जो राजा की हत्या की गई चार्ल्स फर्स्ट की, उसको उन्होंने सही ठहराया था। एक उनका वर्क आया इकोनो क्लास 1649 में, जो प्रोज है या इमेज ब्रेकर है, जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का सपोर्ट किया हुआ है। पोइट्री में पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया, जो पहले 10 बुक्स में थी, बाद में 12 बुक्स में आई है 1674 में। और यह एपिक पोयम है जो है। तो 1667 में जब पोयम आई है तो कितने बुक में रही है? 10 बुक में रही है। 1674 में वो आई है तो 12 बुक में हो जाती है। पैराडाइज रिगेन्ड आपका 1671 में आया। ये एपिक पोयम है, जिसमें टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट को है, ये 4 किताब में है। सैमसन एगोनिस्ट 1671 में आया। इनका ड्रामेटिक पोयम है, जो क्लोजेट ड्रामा का एग्जाम्पल है, जिसमें सैमसन कैरेक्टर को लेकर के बात किया गया है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सारी ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए जो अभी तक हम लोगों ने बात किया है? इफ यस, क्योंकि उनके सारे वर्क को आपने एट अ ग्लांस में ले लिया, जितना जितना इंपॉर्टेंट रहा है। Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonist, Iconoclast, The Tenures of the King, Areopagitica, Of Education, Lycidas, Camus, I. L. Penseroso, I. L. L. Eligro, these things you have taken. ओके, जयश्री जी यस सर, सैयदा अंजुम यस सर, आरती सुमन यस सर, प्रियंका जी यस सर। ओके, तो दीज वर द पॉइंट्स। अब अगर आप देखिएगा कि और क्या रहा है, शिप्रा यस सर,
शी इज आस्किंग सर कल क्लास नहीं हुई थी कल क्लास बिटिया हुई थी। शेक्सपियर पर हम लोगों ने बात किया था। कल का वीडियो होगा वहां पे। पैराडाइज लास्ट में का डिटेल्ड एनालिसिस, आपका डिटेल एनालिसिस का मतलब उस लेवल का नहीं है कि सारे पॉइंट्स एक जगह आ जाएंगे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। पैराडाइज लास्ट का ओपनिंग लाइन क्या है? ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। ये लाइन पूछी जाती है, आदमी ने जो पहली बार गॉड की आज्ञा की अवहेलना की, क्या खा करके? उस फल को खा करके जिसे ईश्वर ने खाने से मना किया था। पैराडाइज लास्ट में क्या है? फेमस इन्वोकेशन है। किसको इन्वोक किया गया बुक फर्स्ट में? एक गॉडेस को इन्वोक किया गया जिसका नाम क्या है? वीनस, शायद उसका नाम है। वीनस गॉड को इन्वोक किया गया है। तो पैराडाइज लास्ट का ओपनिंग लाइन क्या है? ऑफ मैंस फर्स्ट डिसो, ये लाइन याद रखना है। व्हाट इज द ओपनिंग लाइन? मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट। द फेमस इन्वोकेशन बुक फर्स्ट आपका है। बुक फर्स्ट में क्या फेमस इन्वोकेशन है? गॉडेस को इन्वोक किया जाता है। आई दिल्स इन्वोक द एड, मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ, आपकी सहायता प्राप्त करना चाहता हूँ। एक ऐसा गीत मैं जगाने जा रहा हूँ या लिखने जा रहा हूँ जो कभी किसी ने लिखा नहीं ना गाया है। दैट विद नो मिडिल फ्लाइट, और मैं चाहता हूँ कि जब आप आइए तो डायरेक्ट अपना आशीर्वाद देने के लिए आइए, कहीं बीच में ना रुकिए। मिडिल फ्लाइट, कहीं बीच में अपना स्टॉपेज ना करिए। एंड जस्टिफाई, और जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो ये कि आदमी ने, ईश्वर ने कैसे आदमी के प्रति न्याय किया। जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ईश्वर ने कैसे न्याय किया किसके प्रति? आदमी के प्रति, उसको लेकर के जो है। सेंट्रल थीम क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यह उसका सेंट्रल थीम है। कैसे? डिफेंस ऑफ गॉड्स गुडनेस डिस्पाइट इविल, कह रहे हैं कि गॉड के गुडनेस को डिफिल किया गया। दूसरा थीम क्या है? द फॉल ऑफ मैन, कैसे जो है एडम और ईव जो स्वर्ग में रहते थे उन्होंने गॉड की आज्ञा की अवहेलना की और उन्हें ईडन से एक्सपल्सन कर दिया गया। एक्सपल्सन का मतलब उन्हें ईडन से बाहर निकाल दिया गया। ये दूसरा पॉइंट रहा है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से रहे? सेटन है, एडम है, ईव है, गॉड द फादर है, गॉड द सन है। सेटन हम सब लोग जानते हैं कि शुरू में वह जो है क्या है, रिबिलियस फिगर रहा है। और उसका एक डायलॉग है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर इन हेवन, कह रहे हेवन से बेहतर है कि मुझे तो वहां जगह मिलेगी नहीं, अगर मुझे नर्क में जगह मिली तो मैं नर्क में ही सेवा करना पसंद करूंगा। एडम जो है वह फर्स्ट मैन है, हमारे आदि पुरुष जिसे कहा जा सकता है, रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटी, रीजन एंड फ्री विल। ये फर्स्ट वुमन है, रिप्रेजेंट ब्यूटी एंड इमोशन। गॉड द फादर है जो पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। गॉड द सन है जो जीसस है, क्रिस्ट को लेके बात की, जो मर्सी और रिडेम्पशन के प्रतीक है। इपिक कन्वेंशन क्या क्या यूज किया गया है? इन्वोकेशन टू द म्यूज इसमें है। मीडियास रेस है, बिगिनिंग इन द मिडिल की भी बात की गई है। शुरू में क्या दिखाया गया, बीच में क्या दिखाया गया, और क्या क्या है? ग्रांड स्टाइल में है, सुपर नेचुरल कैरेक्टर है। वर्ड्स फॉर्म क्या है? ब्लैंक वर्ड्स है जो अनराइम्ड है। मिल्टन वॉज द फर्स्ट मॉडर्न राइटर जिन्होंने अनराइम्ड फॉर्म को यूज किया थिएटर से बाहर ला करके। थिएटर से बाहर ला करके, पहले तो ज्यादातर जो है यूज इसका थिएटर में किया गया था, लेकिन मिल्टन ने इसका एपिक में किया हुआ है। अदर मेजर वर्क क्या है? पैराडाइज रिगेन 1671 में आया। कितनी किताबों में? शार्टर पोयम है, 4 बुक्स में है। सब्जेक्ट क्या है? जीसस क्रिस्ट का टेम्पटेशन है इन द विल्डरनेस बाय सेटन। फोकस क्या है? इनर इनर स्पिरिचुअल स्ट्रगल बनाम आउटर एपिक एक्शन। फिर अदर मेजर वर्क है सैमसन एगोनिस्ट, उनका ड्रामा था 1671 ईस्वी में आया। एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट आपका ग्रीक वर्ड है। सैमसन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लड़ने वाला। कम्बाटैंट का इन द सेंस की लड़ाकू, या आप कह सकते हैं कि रेसलर, इस तरह का चीज है। तो एग्निस्ट एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक फॉर स्ट्रगलर, जो संघर्ष करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लाइटली ना लीजिएगा कि एग्निस्ट इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक में उसको एग्निस्ट कहा जाता है जो स्ट्रगलर होता है, जो कम्बाटेंट है। या किसका एग्जाम्पल है? क्लोसेट ड्रामा का एग्जाम्पल। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? जो कि पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ना कि परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। पैरेलल मिल्टन ओन ब्लाइंडनेस, इसमें मिल्टन ने अपने ब्लाइंडनेस को भी लेकर के बात किया है। की थीम क्या है? रिजिनरेशन थ्रू सफरिंग है। रिजिनरेशन थ्रू सफरिंग, ये आपका की थीम है। लिसिडास क्या है? लिसिडास उनका 1637 में है। पेस्टरल एलिजी उनका है। रिटेन फॉर किसकी डेथ पर लिखा गया? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा गया है। जिसमें फेमस लाइन आपका क्या है? फेमस लाइन उसका है, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पीड डॉथ रेज, ए फेमस लाइन है। और क्या दिखाया गया? क्रिटिसाइजेस करप्ट एलजी, ये पूछा जा चुका है। क्रिटिसाइजेस करप्ट क्लर्जी इन द चर्च, चर्च के जो ठेकेदार हैं,
जो धार्मिक लीडर है चर्च में जो करप्ट हो चुके हैं उनकी आलोचना की गई है। एरियोपैजिटिका उनका मेजर वर्क प्रोज वर्क है जिसका नाम है नेम्ड आफ्टर एरियोपैजिटिका। एरियोपेगस पेगस यह मार्स हिल है। इसका एरियोपैजिटिका एक पहाड़ी के नाम पर रखा गया है जो क्या है एरियोपेगस मार्स हिल। ये कहाँ पर है? एथेंस में है। वेयर सेंट पॉल प्रीच, जहाँ पे सेंट पॉल ने लोगों को धार्मिक उपदेश दिया था। इसका पर्पस क्या था? जो प्रेस के खिलाफ भाई लगा दिया गया था उसकी स्वतंत्रता के लिए लिखा गया था। प्रेस के बैन के खिलाफ लिखा गया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्लियामेंट लाइसेंसिंग आर्डर, पार्लियामेंट में जो एक लाइसेंसिंग आर्डर आया 1643 पे कि प्रेस पर बैन लगा दिया जाए, उसके खिलाफ मिल्टन ने लिखा। ट्रिगर क्या है? जॉन लिन बर्मिस अरेस्ट, एक कैरेक्टर थे जॉन लिन बर्मिस, उनको अरेस्ट कर लिया गया फॉर इम्पोर्टिंग सबवर्सिव बुक के लिए। इसी वजह से जो है प्रेस पर बैन किया गया और एक किताब लिखा गया। फेमस कोट क्या है? हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजनेबल क्रिएचर, जो एक आदमी का कत्ल करता है वह एक रीजनेबल क्रिएचर का कत्ल करता है। वह एक इंसान को मारता है बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक, लेकिन जो एक अच्छी किताब को मारता है किल्स रीजन, वह जो है तर्क को मार देता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है जॉन मिल्टन ने, किसमें? एरियोपैजिटिका में। सिग्निफिकेंस क्या है? वन ऑफ हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट डिफेंस फॉर फ्री स्पीच, यह एक ऐसी पोयम थी जिसमें जो है मानव के विचारों को, मानव के जो है एक्सप्रेशंस को लेकर के जो है सपोर्ट किया गया कि आदमी को अपने विचार को रखने की आजादी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसी मैंने लिया हुआ है। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, किस वर्क में मिल्टन ने जो है ये लाइन लिखा है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर कैसे न्याय करता है आदमियों के प्रति? पैराडाइज लास्ट। मैं जानना चाहता हूँ कि पूनम इज राइटिंग वॉइस स्लो, क्या सबको मेरी आवाज स्लो है? वॉल्यूम मैंने फुल किया है। नो सर, क्लियर है सर। नो सर, ओके। इसका मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ बिटिया अपना उधर से। पूरा अपना वॉल्यूम बेटा बढ़ाओ, रेस करो। हो सकता है मोबाइल का आपका वॉल्यूम स्लो हो ना, इस वजह से ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द करेक्ट पब्लिकेशन ईयर ऑफ एरियोपैजिटिका, जो एरियोपैजिटिका है उसका जो है पब्लिकेशन कब है? 1644 में। सब अभी हम लोगों ने बात किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वर्क इज मिस मैच विद रेफरेंस टू मिल्टन, कौन सा वर्क इसमें मिल्टन का नहीं है? एरियोपैजिटिका 1647 में। नो, एरियोपैजिटिका कब पब्लिश हुआ? 1644 में। वह कॉल्ड मिल्टन द लेडी ऑफ क्रिस्ट, मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट किसने कहा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उनके दोस्तों ने कहा था। व्हाट टाइप ऑफ पोयम इज लिसिडास, लिसिडास कैसी पोयम है? पेस्टोरल एलिजी है। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज रिगेन का सब्जेक्ट क्या है? टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन द विल्डरनेस। पैराडाइज रिगेन कब आया हुआ? 1671 में आया हुआ। कितनी किताबों में है? 4 किताबों में। हीरो कौन है? जीसस क्रिस्ट। थीम क्या है? टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट इन विल्डरनेस का। व्हाट इज सैमसन एगोनिस्ट अबाउट, सैमसन एगोनिस्ट क्या है? सैमसन एगोनिस्ट एक बिब्लिकल स्टोरी है जिसमें सैमसन एक कैरेक्टर है और फाइनल डे में उसको अंधा कर दिया जाता है। वह कहीं पे किसी से लव में है तो उसकी लवर ही उसको धोखा देती है, बिलव्ड ही उसको धोखा देती है। Why is एरियोपैजिटिकल हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट, एरियोपैजिटिका क्यों हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रेस ऑफ फ्रीडम को लेकर के बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बात की गई है और यह पहली पुस्तक है जिसमें क्लियरली इतना सारा रखा गया है। अब छठा पॉइंट है मिल्टन का लिटरेरी स्टाइल क्या क्या है? मिल्टन का लिटरेरी स्टाइल में ग्रांड स्टाइल है। मिल्टन मिल्टन ने लैटिनिज्म, लैटिन वर्ड का यूज किया है। मिल्टन ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है। मिल्टन ने एपिक सिबली का यूज किया है। मिल्टन ने एल्यूजन का यूज किया है। मिल्टन ने सिंटैक्टिक इन्वर्सन का यूज किया है। ये सब अगर क्वेश्चन आता है कि मिल्टन का स्टाइल में क्या क्या है तो मिल्टन का जितना भी वर्क है, ग्रांड स्टाइल है, लैटिनिज्म है, ब्लैंक वर्स है, एपिक सिम्बली है, एल्यूजन है, दीज थिंग। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ओपिनियंस और क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ओपिनियंस क्या क्या? क्रिटिक ओपिनियन सैमुअल जॉनसन कहते हैं पैराडाइज, सैमुअल जॉनसन ने कहा पैराडाइज लास्ट फॉर बिगिन बट कॉल्ड मिल्टन एक्रीमोनियस एंड सरली रिपब्लिकन। विलियम हेली called Milton the greatest English author. General view second in influence only to Shakespeare.
कह रहे हैं कि ये सब लोगों की राय है, जनरल व्यू है कि अगर शेक्सपियर के बाद कोई बड़ा पोएट आया तो कौन रहे, जॉन मिल्टन रहे हैं। बाकी विलियम हेली ने मिल्टन को द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर कहा ही है। क्विक रिवीजन पॉइंट्स आपका क्या क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना। उनका बर्थ और डेथ कब हुआ, 1608 1674 में। पत्नियां उनकी कितनी थी, 3 वाइफ्स थी। मेरी पॉवेल रही है, कैथरीन वुडकॉक रही है, एलिजाबेथ मिंसुल रही है। टोटल चिल्ड्रन कितने रहे, 5 रहे हैं। फेमस मीटिंग किससे किससे उनका हुआ, गैलीलियो से उनकी मुलाकात हुई है इटली में 1639 38 और 39 में, जब वो टूर पे गए हुए थे। ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट पोइट्री नोटबुक प्रिजन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में रहा है। रेस्टोरेशन इम्पैक्ट भी रहा था। इम्प्रिजन ब्रीफली, जब चार्ल्स सेकंड का वापसी आते हैं तब। डेथ काज कैसे हुआ था, प्रोबेबली गाउट की वजह से हुआ था, जो एक डिजीज है जो है, ये सारी चीजें आर्थराइटिस जैसा होता है। तो आपने ये सब भी देख लिया थोड़ा सा कि क्विक रिवीजन में उनकी वाइफ के बारे में, उनके 5 बच्चों के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। इंपॉर्टेंट कोटेशन क्या है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन पैराडाइज लास्ट में, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस पैराडाइज लास्ट में। बेटर टू रेन इन हेवन देन सर इन, बेटर टू रेन इन हेल देन सर इन हेवन पैराडाइज लास्ट है। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन अ हेल पैराडाइज लास्ट से लिया गया। दे आल्सो सर हु स्टैंड एंड वेट ऑन हिज ब्लाइंडर्स से, हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजन, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था एरियोपैजिटिका से लिया गया है। एग्जाम टिप्स आपको कुछ और चीज ध्यान में रखना है, जैसे कुछ डेट, एरियोपैजिटिका 1644 में, पैराडाइज लॉस्ट 1667 74 67 में आई 10 किताबों में, 74 में आई 12 किताबों में। की कोर्स क्या है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन पैराडाइज लॉस्ट से। कोई प्रोज और पोइट्री को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने कई बातें बताई। मिल्टन रोड पैम्फलेटिंग, सिविल वार के टाइम में उन्होंने लिखा, उनके प्रोज वर्क थे। 3 मेजर पोएम्स है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगोनिस्ट उनका पोएटिक ड्रामा रहा है। और अगर और चीजें देखा जाए तो उन्होंने अपने ब्लाइंडनेस को लेकर या इसको बात किया हुआ है। तो एक नजर में हमने केवल मिल्टन के उन पॉइंट्स को लिया, उन चीजों को लिया जिससे आप पहली क्लास में माइंड मेकअप कर सके मिल्टन को लेके। लेकिन हमने पहली ही क्लास में बहुत सारी चीजें आपको कवर करा दी, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नॉट अ सिंगल पॉइंट इज हियर, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है। तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली रखना है, क्योंकि अब हम जब इस पर आएंगे तो कुछ और क्लास लेंगे जिसपे हम डिटेल में बात करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे, ये सब की चीजें। तो क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई? प्रीति जी भी है, प्रियंका जी भी है, जयश्री जी, आरती, सबको सारी चीजें क्लियर हो गई? सैयदा जी, आरती जी और पूनम, अब रिस्पॉन्स करो, क्या आवाज क्लियर जा रही थी? आवाज जा रही थी, ठीक है, दैट्स गुड। सब तुम्हें क्लास समझ में आ गया? इस ग्रुप में पूनम हमारी सबसे ओल्ड स्टूडेंट रही है, दिस इज वाई थोड़ा सा इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। थोड़ा सा बिटिया नेटवर्किंग इशू होगा आपके एरिया में, नेटवर्क को थोड़ा सा वो करना, ऐसी जगह बैठना जहाँ पे जो है आपको हो। ठीक है, तो मीट यू टुमारो 8 बजे, 8 बजे कल।